सीधे ताइवान की राजधानी ताइपे के शिमिन इलाके से लाइव शो। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। ताइवान पर चीन कभी भी हमला बोल सकता है, ठीक वैसे ही जैसे रूस ने यूक्रेन में किया। लेकिन ब्रिटेन के एक मशहूर अखबार में ऐसी स्पेशल रिपोर्ट छपी है जिसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। रिपोर्ट ये कि रूस चीन पर हमला कर सकता है और वो भी परमाणु हमला। क्या पुतिन और शी जिनपिंग की दोस्ती पर परमाणु बम फूटने वाला है? रूस और चीन के बीच क्यों हो सकती है परमाणु टकरार? जवाब आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में मिलेगा। क्या चीन पर परमाणु बम फटने वाला है? क्या एटम बम से बीजिंग दहलने वाला है? क्या ड्रैगन पर न्यूक्लियर अटैक होने वाला है? जवाब ब्रिटेन के मशहूर अखबार एक्सप्रेस के इस हेडलाइन में छपा है। इस हेडलाइन में साफ साफ शब्दों में लिखा है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल है कि आखिर रूस चीन पर न्यूक्लियर अटैक क्यों करेगा? रूस और चीन दोनों देश दोस्ती का दम भरते हैं, दुनिया के सामने एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, मुश्किल वक्त में एक दूसरे के मददगार बनकर सामने आते हैं। लेकिन दोनों देशों के बीच आखिर ऐसा कौन सा बैर है जो परमाणु युद्ध को दावत दे सकता है? आखिर चीन ऐसा क्या करेगा जो मजबूर होकर रूस ड्रैगन पर परमाणु प्रहार के लिए तैयार हो जाएगा? सवाल ये भी है कि अगर रूस चीन पर परमाणु हमला करता है तो चीन पर रूस का बड़ा एटम बम फूटेगा या फिर छोटे परमाणु बम से बीजिंग की बर्बादी का बिगुल बच जाएगा? रूस यूक्रेन पर कब और कैसे हमला करेगा, इसकी पूरी जानकारी शी जिनपिंग के पास थी। जिस ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है, जिसे अपने नक्शे में मिलाने के लिए युद्ध के लिए तैयार है, चीन के इस एक्शन को रूस जायज ठहराता रहा है। लेकिन रूस और चीन के करीबी वाले रिश्ते में भी एक ऐसी गांठ है जो अगर खुल गई तो परमाणु युद्ध का होना तय माना जा रहा है। वो गांठ है रूस और चीन के बीच मौजूद साइबेरिया। दावा किया गया कि अगर चीन साइबेरिया पर धावा बोल दे तो जवाब में पुतिन के पास सिर्फ परमाणु हमले का ही विकल्प बचेगा। अगर ये हुआ तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया खौफजदा हो जाएगी। परमाणु युद्ध की ये बात सिर्फ ख्याली नहीं है, ये बहुत ही पुख्ता वार्निंग है। ये चेतावनी अमेरिका के एक सैन्य विशेषज्ञ ने दी है। इस वार्निंग में कहा है कि पुतिन चीन के साथ संभावित जंग में परमाणु युद्ध छेड़ सकते हैं। अगर रूस चीन पर परमाणु बम से वार करता है तो चीन की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। रूस का एटम बम चीन के जिस हिस्से पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगा, वहां की धरती बंजर हो जाएगी। अगर ये युद्ध शुरू हो गया तो उसके आगे ना तो यूक्रेन युद्ध के धमाके ही ठहरेंगे और ना ही चीन ताइवान का संभावित वॉर। अगर चीन के खिलाफ रूस ने परमाणु युद्ध किया तो धमाका बहुत जोरदार होगा, क्योंकि न्यूक्लियर बम से बड़ा धमाका करने वाला बम अभी बना ही नहीं है। express.co.uk से बात करते हुए अमेरिका के डॉक्टर जॉन कैलाहन ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। डॉक्टर जॉन कैलाहन पूर्व राजनयिक रहे हैं।
और अभी अमेरिका में न्यू इंग्लैंड कॉलेज में एक सैन्य सलाहकार और डीन के रूप में काम कर रहे हैं। express.co.uk से बात करते हुए कैलाहन ने कहा है कि मुझे लगता है कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किए बिना चीन के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ सकता। दोनों देश खासकर जिस क्षेत्र में लड़ेंगे वो साइबेरिया होगा। अभी चीन ने अगर साइबेरिया पर आक्रमण कर दिया तो यहाँ जंग के लिए रूस के पास बहुत सीमित क्षमता है। ऐसे में विकल्प सिर्फ परमाणु युद्ध का ही बचता है। साइबेरिया को लेकर रूस और चीन के बीच लंबे वक्त तनातनी रही है। दोनों देशों के बीच सदियों के अविश्वास और संघर्ष की कड़वी यादें हैं। 1968 में रूस और चीन के बीच डेमेंस्की द्वीप को लेकर सैन्य संघर्ष भी हो चुका है। हालांकि दोनों देशों ने 4000 किलोमीटर से ज्यादा का सीमा विवाद साल 2000 में सुलझा लिया। जिस डेमेंस्की द्वीप को लेकर 1968 में चीन और रूस भिड़ चुके थे, वो सीमा समझौते के तहत चीन के पास है। लेकिन साइबेरिया का नासूर अगर एक बार फिर उभर आया तो वो परमाणु युद्ध कराकर ही मानेगा। परमाणु युद्ध हुआ तो सीधे तौर पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत होगी। 2 अरब लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। दुनिया की आधी ओजोन परत भी खत्म हो जाएगी। धरती का एक बड़ा हिस्सा काले धुएं के आगोश में समा जाएगा। सूरज की रोशनी ठीक से धरती पर नहीं पहुंच पाएगी। दुनिया भर में मॉनसून पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। परमाणु बम ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से बहुत छोटे होने के बावजूद भी बहुत बड़े धमाके कर सकते हैं। ये बम न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन या फिर नाभिकीय फिजन यानी नाभिकीय विखंडन के फॉर्मूले पर काम करते हैं, जो विस्फोट के बाद बड़ी तबाही लाते हैं। दुनिया के कुल 9 देशों के पास एक से बढ़कर एक ताकतवर एटम बम है, लेकिन हाल में परमाणु युद्ध की धमकी सबसे ज्यादा रूस दे रहा है। हालांकि ये धमकी यूक्रेन और यूक्रेन की मदद करने वाले देशों के खिलाफ रही है, लेकिन साइबेरिया को लेकर अगर रूस और चीन में भिड़ंत हुई और रूस ने एटम बम का बटन दबा दिया तो चीन का नक्शा बदल सकता है, क्योंकि रूस के पास ऐसे पावरफुल एटम बम है जिससे वो आधी दुनिया का नामो निशान मिटा सकता है। ऐसे में चीन का क्या होगा आसानी से समझा जा सकता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के मशहूर युद्ध विश्लेषकों का मानना है कि पुतिन की सेना किसी भी पारंपरिक युद्ध को कैसे परमाणु युद्ध में बदला जा सकता है, इसका अभ्यास भी कर चुकी है। ऐसे में अगर साइबेरिया को लेकर रूस और चीन के बीच युद्ध हुआ तो इस अनुभव का इस्तेमाल रूस की सेना चीन के खिलाफ कर सकती है। रूस के पास अभी 6500 परमाणु हथियार हैं, वहीं चीन के पास 290 परमाणु हथियार। एक सच ये भी है कि चीन ने आसमान में, पानी में, जमीन पर चाहे जितनी ताकत जुटा ली हो, लेकिन अमेरिका और रूस के मुकाबले उसके पास परमाणु बमों की तादाद बहुत कम है। माना जाता है कि चीन के पास ज्यादा से ज्यादा 250 से 300 परमाणु हथियार हैं। चीन की मंशा साल 2030 तक 1000 परमाणु बम बनाने की है। साल 2020 में चीन ने अकेले 250 मिसाइलों का परीक्षण किया था। ये पूरी दुनिया में किए गए कुल मिसाइल टेस्ट से ज्यादा है। चीन के पास इस समय अंतरिक्ष में 200 निगरानी रेडार हैं, जो धरती का चप्पा चप्पा छान मार रहे हैं। अमेरिकी वायुसेना के मेजर जनरल कैमरन होल्ट ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका के मुकाबले चीन 5 गुना तेजी से नए हथियार बना रहा है, वो भी अमेरिका से 20 गुना कम खर्च पर। यानी जिस आधुनिक हथियार को बनाने में अमेरिका $20 लगा रहा है, उसे चीन सिर्फ $1 के खर्च में तैयार कर रहा है। अमेरिकी एयरफोर्स में अधिग्रहण के लिए बनाई गई स्पेशल टीम में डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी मेजर जनरल कैमरन होल्ट की वार्निंग दुनिया को डराने वाली है। होल्ट का कहना है कि चीन समान क्षमता को हासिल करने के लिए हमारे $20 में लगभग $1 खर्च करते हैं। अगर हम लागत को कम करने और हमारी रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में गति बढ़ाने का तरीका नहीं समझ सकते हैं तो हम हारने जा रहे हैं।
मेजर जनरल कैमरन होल्ट की ये वार्निंग तब और बड़ी बन जाती है जब ये रिपोर्ट सामने आती है कि चीन अमेरिका तो अमेरिका रूस के साथ भी युद्ध का बिगुल फूंक सकता है। यूएस एयरफोर्स के मेजर जनरल कैमरन होल्ट की माने तो मौजूदा वक्त में चीन C4I फॉर्मूले पर काम कर रहा है। C4 का मतलब है कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, वहीं I का मतलब है इंटेलिजेंस। इसमें मिसाइलें भी हैं, युद्धपोत भी हैं, फाइटर जेट भी हैं और हाइपरसोनिक हथियार भी हैं। माना जा रहा है कि इस समय चीन के पास जितने आधुनिक हथियार प्रणाली हैं, वो किसी देश के पास नहीं है। इसके जरिए वो किसी पर भी भारी पड़ सकता है। यही वजह है कि अगर रूस और चीन में भिड़ंत हुई तो हार से बचने के लिए रूस को परमाणु बम का सहारा लेना होगा। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ विनाश होगा, महाविनाश। चीन अपनी सैनिक ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। चांगचुंग के एयर शो में चीन ने पहली बार अपने नए नवेले हवा में ईंधन भरने वाले YU-20 टैंकर का प्रदर्शन किया है। ये पहली बार है जब चीन के पास इस तरह के विमान दिखे हैं। ये टैंकर बहुत अहम है क्योंकि इससे न सिर्फ चीन की मारक क्षमता बढ़ेगी बल्कि उसके सबसे खतरनाक J-20 और J-16 जैसे फाइटर जेट की हमला करने की क्षमता भी बढ़ेगी। चीन की इन तैयारियों की पूरी डिटेल आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। ये ड्रैगन की नई फोर्स है, बिल्कुल नई ताकत। ऐसी ताकत जो चीन की वायुसेना की शक्ति में कई गुना इजाफा करने वाली है। कैसे? ये समझने के लिए आपको बहुत गौर से तस्वीरों को देखना होगा। ये जो दो पतली सी रस्सी आप देख रहे हैं, असल में ये रस्सी नहीं, पाइप है जिनके सहारे ईंधन भरा जा रहा है। हवा में फाइटर जेट को ईंधन लेने के लिए जमीन पर उतरने की कतई जरूरत नहीं है। चीन ने ज़ेलेन के अपने एयर शो में इसका प्रदर्शन किया है। यह पहली बार है जब चीन ने अपने YY-20 न्यू जनरेशन एयर टैंकर को दुनिया को दिखाया है। YY-20 कैसे चीन की वायुसेना की ताकत को बढ़ा देगा, इसे समझने की जरूरत है। YY-20 हवा से हवा में रिफ्यूलिंग करने वाला एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट के दोनों पंखों के पास रिफ्यूलिंग पॉड्स लगे हैं। इसका मतलब है कि ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक साथ 2 लड़ाकू विमानों में ईंधन भर सकता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि Y-20 कैसे चीन के मोस्ट एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 और J-16 को एक साथ हवा में ही ईंधन सप्लाई कर रहा है। कहा जा रहा है कि YY-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट Y-20 का अपग्रेडेड वर्जन है। अब इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की कुछ और खासियत देख लीजिए। इसके बाद आपको इससे बढ़ी चीन की ताकत दिखाएंगे। YY-20 अपने साथ 100 टन ईंधन लेकर उड़ान भर सकता है, जिसमें से आधा यानी 50 टन ईंधन दूसरे विमान को हवा में ही सप्लाई कर सकता है। Y-20 की तरह यह एयरक्राफ्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को सपोर्ट करने के अलावा कार्गो के तौर पर भी काम करेगा। चीन बहुत पहले से इस तरह के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैयार करने की कोशिश में था, क्योंकि अब तक चीन इसके लिए रूस के भरोसे था। लेकिन अब YY-20 से चीन के फाइटर जेट लंबी उड़ान भरने में सक्षम होंगे। मतलब अब चीन की सेना के पास लॉन्ग रेंज फाइटर जेट के लिए नई तकनीक उपलब्ध होगी। यानी J-20 के साथ YY का होना डेडली कॉम्बिनेशन है। जिस YU-20 टैंकर की बात हम कर रहे हैं, उसकी क्षमता को लेकर अभी दुनिया भर के एक्सपर्ट स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार है जब चीन इस तरह के विमान को बनाने में कामयाब रहा है। इससे पहले चीन रूस के भरोसे था और इस तरह के टैंकर चीन की वायुसेना की ताकत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इससे उसके विमानों की रेंज बढ़ जाएगी। यानी जिस इंडो पैसिफिक को लेकर अमेरिका चिंता जताता रहा है, अब चीन के विमान वहां तक मार करने में सक्षम होंगे।
ये कोई रहस्य नहीं है कि चीन सबसे उन्नत और घातक लड़ाकू जेट बनाने की लड़ाई में आगे बढ़ रहा है। चीन उन 3 देशों में से एक है जिसने अपने चेंगडू J-20 मल्टी रोल विमान के साथ अमेरिका और रूस के साथ 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट विकसित किया है। और सोने पे सुहागा ये कि अब चीन के पास अपने इन लड़ाकू विमानों के रेंज को बढ़ाने वाला YY-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी है। J-20 की बेसिक रेंज 1200 किलोमीटर है, जिसे 2700 किलोपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि चीन के लड़ाकू विमान अब उन इलाकों में भी उड़ान भर रहे हैं जहां वो पहले नहीं जाते थे। ऐसे में चीन रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह की सैन्य तैयारी को अंजाम दे रहा है। चीन लंबे समय से दक्षिण चीन सागर में J-20 लड़ाकू विमानों को उड़ा रहा है। नैन्सी पेलोसी की यात्रा के दौरान भी चीन ने इसी लड़ाकू विमान को उड़ाकर सख्त संदेश देने की नाकाम कोशिश की थी। चांगचुंग के अपने एयर शो में जबरदस्त प्रदर्शन किया। अपने फाइटर जेट्स उड़ाकर चीन ने पूरी दुनिया को बताया कि वो ताइवान पर जब चाहे कामयाब हमला कर सकता है और उसे रोकने वाला कोई नहीं। लेकिन चीन के दावों को लेकर हमेशा आशंका पैदा होती है, क्योंकि चीन ये करता रहा है कि उसकी जितनी वास्तविक क्षमता होती है उससे ज्यादा दिखाता है। चीन फुल ऑन एक्शन में है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से लेकर मार्श ब्लैकबर्न के ताइवान पहुंचने तक चीन अपने जंगी जहाजों से ताइवान के ऊपर उड़ान भर रहा है। ताजा रिपोर्ट जो ताइवान की डिफेंस अथॉरिटी ने जारी किया है, उसके मुताबिक शुक्रवार को चीन के 8 युद्धपोत और 35 विमानों को ताइवान के आसपास डिटेक्ट किया गया है, जिसमें Su-30, J-11, J-16, J-10 शामिल है। चीन ये तथ्य बहुत मजबूती से दुनिया के सामने रखना चाहता है कि उसकी नौसेना दुनिया में सबसे बड़ी और ताकतवर है। उसकी थल सेना की संख्या दुनिया में सबसे बड़ी है और अब उसकी वायुसेना अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में है। चांगचुन का ज़ेलेन वाला एयर शो चीन ने दुनिया को दिखाने के लिए ही किया, लेकिन इसके साथ ये भी साफ है कि चीन चाहे जितनी शक्ति जुटा ले, उसे चुनौती देने वाले देशों की तादाद कम नहीं है। ताइवान के आसपास भी अपने लड़ाकू जहाज और युद्धपोत से एक्सरसाइज कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे चीन मानो मौके की ताक में हो कि ताइवान पर कब हमला करना बेहतर होगा। 5 अगस्त से शुरू हुआ चीन का ये युद्ध अभ्यास अब भी पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बना हुआ है और इस बीच चीन लगातार अपनी वायुसेना, नौसेना की शक्ति को बढ़ा रहा है, क्योंकि जब ताइवान पर वो हमला करेगा तो सामने सिर्फ ताइवान ही नहीं, अमेरिका भी होगा। चीन भले ही ताइवान को डराने के इरादे से उसके आसपास लाइव फायर ड्रिल कर रहा हो, लेकिन शी जिनपिंग अभी ये नहीं चाहते कि चीन भी रूस की तरह यूक्रेन के साथ जारी एक लंबी जंग में उलझ जाए। उधर यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसियों का दावा है कि रूस 60% हथियार खत्म कर चुका है। यूक्रेन तो ये भी दावा कर रहा है कि रूस की कलिब्र और इस्कंदर मिसाइलों के जखीरे में महज 20% मिसाइलें ही बची है। और यही नहीं, एक ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रूस हथियारों को खरीद रहा है, वो भी सीरिया से। यूक्रेन में जारी है तबाही की जंग। रूस के खिलाफ लड़ेंगे चेचन लड़ाकू। यूक्रेन का दावा, रूस की मिसाइलें खत्म।
बिना हथियार जंग कैसे लड़ेंगे पुतिन? आज से 6 महीने पहले 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था। इस जंग को 6 महीने पूरे हो चुके हैं और दोनों यानी रूस और यूक्रेन इस जंग के दौरान भीषण नुकसान झेल चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन की तरफ से ऐसे कड़े प्रतिरोध की उम्मीद तो कतई नहीं थी। और रही सही कसर, अमेरिका और नेटो देशों ने यूक्रेन को अपने घातक हथियार देकर पूरी कर दी। पश्चिमी देशों की मदद और अत्याधुनिक हथियारों ने यूक्रेन के प्रतिरोध को और ताकतवर बनाया और ये जंग लंबी खिंचती चली गई। रूस की लगातार बमबारी की वजह से यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। इन शहरों में चारों तरफ बर्बादी का ही मंजर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव की हैं। रूस के एक मिसाइल हमले की वजह से शहर के पावलिव्स्का स्क्वायर की सड़क में एक बड़ा गड्ढा बन गया। यूक्रेन का आरोप है कि रूस की सेना ने इस हमले में उसके एयर डिफेंस सिस्टम S-300 की एक मिसाइल का इस्तेमाल किया। Прилетіла ракета вибухової дії, по уламкам якої з місця пригоди ми можемо встановити тип. Це ракета С-300. Влучання було, як ви бачите, у проїжджу частину на площі Павлівської біля будинку 4. यूक्रेन का आरोप है कि फिलहाल रूस की सेना खार्किव शहर को निशाना बनाकर उस पर भीषण बमबारी कर रही है। इतना ही नहीं, यूक्रेन का ये भी आरोप है कि रूस की सेना अब भी शहर के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। Працював тут і лікарі, і пацієнти всі були шоковані від цього. Це дуже велика втрата для медицини, для пацієнтів, для простих людей. इस बीच यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी की एक खुफिया रिपोर्ट में ये सनसनीखेज दावा किया गया है कि यूक्रेन युद्ध में रूस के आधुनिक सैन्य हथियार खत्म हो चुके हैं। इस वजह से रूसी सेना सोवियत संघ के जमाने की एंटीशिप मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन में जमीनी लक्ष्यों के खिलाफ कर रही है। यूक्रेन की सेना के इंटेलिजेंस विंग का दावा है कि रूस के 60% जंगी हथियार खत्म हो चुके हैं और रूस जल्द इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, यूक्रेन का दावा है कि रूस की मिसाइल जखीरे में सिर्फ 45% मिसाइलें ही बची हैं। आलम यह है कि रूस जंग के दौरान अपनी कलेब्र और इस्कंदर मिसाइलों का जखीरा भी करीब करीब खत्म कर चुका है। जंग के दौरान रूस की सेना यूक्रेन के अहम सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले कर रहा है। अब हालत ये है कि रूस युद्ध जारी रखने के लिए दूसरे देशों से हथियार खरीद रहा है। दावा किया गया कि यूक्रेन में लंबी जंग के चलते रूस की सेना के पास जमीनी हमला करने के लिए मिसाइलों की कमी हो गई है, लिहाजा रूस अपने सहयोगी देश सीरिया से हथियार खरीद रहा है। जुलाई 2022 में रूस का स्पार्टा 2 जहाज सीरिया गया था। स्पार्टा 2 पर नजर रखने वाले यूरोपीय खुफिया अधिकारियों का मानना है कि यूक्रेन में जंग को जारी रखने के लिए रूस ने इस जहाज के जरिए सीरिया से लोगों को मंगाया।
अगर ये खबर सही है तो फिर जाहिर सी बात है कि ये रूस के लिए अच्छी खबर तो नहीं हो सकती। वैसे इसके अलावा भी रूस के लिए एक और बुरी खबर है और ये खबर तस्वीरों की शक्ल में पूरी दुनिया के सामने आई है। यूक्रेन जंग के दौरान रूस के लिए एक और बुरी खबर यह भी है कि रूस के खिलाफ अब चेचन लड़ाकों की दज़ोखर दुदायेव बटालियन यूक्रेन की तरफ से जंग में शामिल हो गई है। ये पहली बार नहीं है जब चेचन लड़ाके रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। साल 2014 में क्राइमिया युद्ध के दौरान भी कई चेचन लड़ाके यूक्रेन की अज़ोव बटालियन में शामिल हो गए थे और उन्होंने रूस के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया था। जंग के दौरान अब तक रूस का साथ चेचन लड़ाके दे रहे थे, लेकिन अब चेचन लड़ाकों की दज़ोखर दुदायेव बटालियन मैदान जंग में यूक्रेन के साथ शामिल हो गई है। दरअसल ये तस्वीरें उन चेचन लड़ाकों की हैं जो यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ हैं और रूस की सेना के खिलाफ जंग लड़ने की तैयारियों में जुटे हैं। We are fighting with the same enemy who was killing our people in Chechnya, in 2 wars at Chechnya, and now the same criminal is coming to Ukraine and killing Ukrainian people. दरअसल ये वो चेचन लड़ाके हैं जो साल 2000 से ही रूस के खिलाफ हैं। दरअसल रूस ने 2000 से 2009 तक चेचन्या में जंग लड़ी थी। चेचन्या युद्ध के बाद ये लड़ाके यूरोप के अलग अलग देशों में जाकर छिप गए थे, लेकिन अब जबकि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 6 महीने से जंग जारी है, तो इन्होंने जंग में रूस की सेना के खिलाफ यूक्रेन का साथ देने का फैसला किया है। Continue till we stop him. And all people in the world have to understand that it's not question of Russia and Ukraine. It's not question Chechnya and Russia. It's a question of the world and Russians. Unfortunately, today it's the same situation as in 1941 or 1939. We don't have a choice. People have to understand, we don't have a choice. दज़ोखर दुदायेव बटालियन में शामिल तमाम चेचन लड़ाके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेचन्या वॉर के दौरान हुए युद्ध अपराधों का दोषी मानते हैं। उनके मुताबिक रूस की सेना ने चेचन्या जंग के दौरान उनके शहरों में भयंकर कत्लेआम मचाया था। यही वजह है कि वो रूस से बदला लेने के लिए जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। चेचन लड़ाकों की दज़ोखर दुदायेव बटालियन के अलावा शेख मंसूर बटालियन भी रूस की सेना के खिलाफ इस जंग में शामिल हो चुकी है। खबर के मुताबिक चेचन लड़ाकों की इन दोनों बटालियन को फिलहाल यूक्रेन की राजधानी कीव की रक्षा के लिए तैनात किया गया है। यूक्रेन जंग के दौरान ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास जारी जंग की वजह से इस संयंत्र को नुकसान पहुंचा है। यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र के नजदीक गोलाबारी को लेकर यूक्रेन और रूस एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। संयंत्र से रेडिएशन लीक होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। खबर है कि ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट के पास जारी जंग की वजह से इमारत के हिस्से को नुकसान पहुंचा है। सैटेलाइट तस्वीरों में ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट से धुआं उठता हुआ नजर आया है। फिलहाल संयंत्र को अस्थायी तौर पर बंद करना पड़ा है। जानकारों का मानना है कि संयंत्र की कूलिंग प्रणाली के बंद होने से परमाणु रिएक्टर के ज्यादा गर्म होने की वजह से चेरनोबिल जैसा बड़ा हादसा हो सकता है। ये वो तस्वीर है जिसे देखकर पूरी दुनिया, खासकर यूरोपीय देशों की परेशानी बढ़ गई है। ये सैटेलाइट तस्वीरें ज़ेपोरिजिया परमाणु संयंत्र की है और इस तस्वीर में सफेद रंग का धुआं साफ देखा जा सकता है। खबर के मुताबिक जंग के दौरान हुई गोलाबारी की वजह से इस संयंत्र के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन की सेना ने परमाणु संयंत्र को निशाना बनाकर इस पर गोलाबारी की। В прошедшие сутки артиллерийскими подразделениями вооруженных сил Украины территория станции обстреляна трижды. Всего было выпущено 17 снарядов, 4 из которых попали по крыше спецкорпуса номер 1, где хранятся 168 сборок с американским ядерным топливом фирмы Westinghouse. Еще 10 снарядов разорвались в 30 метрах от сухого хранилища отработанного ядерного топлива, и 3 разорвались в районе спецкорпуса номер 2, в котором находится узел хранения свежего ядерного топлива фирмы Twell и хранилище твердых. दरअसल पूरी दुनिया को इस बात का डर सता रहा है कि अगर परमाणु संयंत्र को जंग की वजह से नुकसान पहुंचा तो इससे रेडिएशन लीक होने की वजह से चेरनोबिल जैसा बड़ा हादसा भी हो सकता है।
फिलहाल रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे पर संयंत्र पर गोलाबारी करने का आरोप लगा रहे हैं।